हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं ना कमेंट बॉक्स में, उन सबको एक संक्षिप्त में बताने वाली हूँ। वो सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगी और उसके बाद उसका आंसर दूंगी खटाखट, क्योंकि आपको ये सारे आंसर्स फटाफट चाहिए। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ उसमें करीब 1800 इतने तो कमेंट्स होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ एक वीडियो में लेने की कोशिश करी है। सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में कब दौड़ के डॉक्टर के पास जाना है, आगे झुक सकते हैं कि नहीं, उल्टा लेट सकते हैं कि नहीं, इस तरह की कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हैं सबको मैंने एक वीडियो में डाला है, तो लास्ट तक जरूर सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रेगनेंसी में थ्रू आउट 9 मंथ्स दिखाना है डॉक्टर को, राइट। लेकिन वो कौन से ऐसे साइंस हैं जिसमें कि आपको दौड़ के डॉक्टर के पास जाना है, भले रात के 2 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो। ये डेंजर साइंस यानी कि खतरे के संकेत। पहली बात, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ एक होता है गैस्ट्रिक की वजह से, लेकिन एक होता है कि आपकी सांस फूल रही है, आपकी सांस नहीं निकल रही है, वो बहुत खतरे का संकेत है। दूसरी चीज़, ऐसा हेडेक जो नहीं जा रहा है। सिर दर्द होना बड़ा कॉमन है, आंखों पर प्रेशर पड़ना, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, उल्टी की वजह से, भूख ना लगने की वजह से हेडेक्स होते हैं। बट जो हेडेक नहीं जा रहा है, इतना सब करने के बाद भी दवाइयाँ ले ली, सिर दबा लिया, आपको जाके दिखाना है। आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी विजन में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी में चश्मा लग जाता है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है आंखों के सामने फ्लैशेस आ रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है, क्योंकि ये संकेत हो सकता है आपका बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। हो सकता है उस समय बीपी नॉर्मल आए, आगे जाके आपको प्री एक्लैम्सिया या PIH हो जाए। आपकी हार्ट बीट, वैसे तो हार्ट बीट बड़ी तेज चलती है प्रेगनेंसी में। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे अपने हार्ट बीट फील हो रही है, उसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं। वो बड़ा कॉमन है, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड का संचार बहुत बढ़ गया है, ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, दौड़ के डॉक्टर के पास जाइए। आपको चक्कर जैसा लग रहा है, चक्कर आना मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया बड़ा कॉमन है। बीपी लो हो जाता है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, कभी आप बहुत देर तक खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आपके पैरों में पूलिंग हो जाती है। बट स्टिल अगर चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए अपनी लाइफ के साथ। आपका फीवर बहुत तेज आ रहा है, यानी कि 100 के ऊपर बढ़ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए। या फिर कभी कभी साइकोलॉजिकली आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, आपको लगता है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं इस बच्चे को निकाल दूं, या बच्चा इवन पैदा होने के बाद आपको लगता है कि मैं इसको कुछ कर दूं। ऐसे बहुत कम होता है, बट ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं और साइकोजेनिक हो जाती हैं, आगे जाके बहुत गंदा रूप ले सकती हैं। आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके खुद को दिखाइए। फिर आप लोग पूछते हैं कि मिसकैरेज का रेट सबसे ज़्यादा किस हफ्ते में होता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है मिसकैरेज का शुरू के 6 हफ्तों में। शुरू के 6 हफ्तों में बच्चा बन रहा है, अभी तक हार्ट बीट भी शुरू नहीं हुई है। उन 6 हफ्तों के अंदर अगर बच्चा ठीक से नहीं पनपा फॉर एनी रीज़न, चाहे आपके बच्चेदानी में कोई खराबी हो या ज़्यादातर हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन्स में कोई कमी हो, तो शुरू के 6 हफ्तों में अबॉर्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, 25% रेट होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होने का, यानी कि 4 लेडीज़ में से एक 25% लेडीज़ में फर्स्ट बच्चा कई बार अबॉर्ट हो जाता है। 6 हफ्ते तक अगर बच्चा सर्वाइव कर गया, उसमें हार्ट बीट आ गई, तो ये जो सर्वाइवल रेट है, या फिर ये कह लीजिए ये जो मिसकैरेज का रिस्क रेट है, वो 10% हो जाएगा। 25% से 10% हो जाएगा। और यही बच्चा अगर पहली ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स क्रॉस कर गया, तीसरा महीना क्रॉस करके सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गया, यानी कि 4th मंथ में आ गया, तब ये ड्रॉप कर जाता है 10% से 5% में। तो मिसकैरेज रेट सबसे ज़्यादा शुरू के 6 हफ्तों में, 6 से 12 में 10%, 12 हफ्ते के बाद सिर्फ 5% रह जाता है। फिर आप लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में कैसे बैठना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए। तो लेटने के लिए तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, बेस्ट पोजीशन होती है आपको बाईं करवट लेटना है। बाईं करवट लेटने से जो आपकी बच्चादानी है, जो नॉर्मली भगवान ने थोड़ी सी राइट साइड की तरफ मोड़ रखी है, जैसे ही राइट के साइड की तरफ ये मुड़ती है और भारी होती है, तो पीछे वाली जो वेन है, इन्फीरियर वेना केवा, ये दबती है। तो नॉर्मली हर लेडी का यूट्रस थोड़ा सा राइट साइड में है। तो जैसे ही हम बाईं करवट लेटते हैं, ये जो भारी यूट्रस है ये लेफ्ट में आ जाता है, या कह लो सेंटर में आ जाता है, राइट से सेंटर में आ जाता है। तो जो राइट वाली वेन है जो दब रही थी, वो बच जाती है। लेफ्ट में अगर आप थक गई लेटे लेटे, आपकी इधर वाली मांसपेशियां दुख रही हैं, तो आप राइट में करवट ले लीजिए, बट सीधा लेटने का अवॉइड करें। और उल्टा तो बिल्कुल भी नहीं लेटना है। बहुत सी पेशेंट पूछते हैं मैडम क्या उल्टा लेट सकती हूँ? प्लीज उल्टा मत लेटे, इतने बड़े पेट के साथ उल्टा बिल्कुल नहीं लेटना है। फिर आप लोग पूछते हैं बैठने की पोजीशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, पैर लटका के नहीं बैठना है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना है। क्रॉस लेग्स बैठेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके लिगामेंट्स ये सब दबेंगे और आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व सब कनेक्टेड हैं। तो क्रॉस लेग्स नहीं बैठने, यानी कि पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना है। इवन अपने हाथों को रेस्ट देना है। हाथों में भी मैंने आपको बताया था स्वेलिंग आती है, हाथों में भी अगर हाथ ऐसे लटके हुए तो उंगलियां सूज जाती हैं, यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम बन जाता है। तो अपनी शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। पैरों के नीचे आप स्टूल लगा लीजिए, बहुत देर तक बैठना है तो। अगर आप बिस्तर पे बैठी हुई हैं तो पैरों को थोड़ा सा एलिवेट कर लीजिए, तकिया लगा लीजिए। अपने शोल्डर को रेस्ट देके आगे एक आर्म रेस्ट रख लीजिए, जिससे कि आप टेबल पे आगे ऐसे लीन करके बैठ सकें। स्पाइन को
सीधा रखें और लिखने का काम, पढ़ने का काम बिल्कुल रिलैक्स मोड में करें। पीछे आप तकिया लगा सकती हैं अगर आपके पास अच्छी रिक्लाइनिंग चेयर है तो बैठने का पोजीशन एंड लेटने का पोजीशन मैंने आपको बता दिया। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ज़मीन पे बैठ के खाना खाती हैं, इवन नहाते समय बैठ के तख्ती पे बैठ कर नहाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पे बैठना या फिर बहुत लो तख्ती पे बैठना जिस पे आप पहले बैठते थे वो आपके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ेगा आपकी स्पाइन की शेप चेंज होगी, आप नीचे नहीं बैठ पाएंगी। तो प्लीज़ एक रिक्लाइनिंग चेयर, एक कंफर्टेबल चेयर ले लें जिस पे आप आराम से फैल के बैठ पाएँ। आपका ये वाला हिस्सा सब बड़ा हो रहा है तो अच्छी सी आराम चेयर ले लें, पीछे आपको सपोर्ट मिल जाए और आप अपने बच्चे को भी कंफर्ट दे पाएँ, खुद भी कंफर्टेबल रहें। फिर आते हैं टॉयलेट में कैसे बैठना है। टॉयलेट में जब आप पॉटी करने के लिए बैठती हैं, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है तो आपको क्या करना है? पहली बात, आपको जोर नहीं लगाना है, स्ट्रेन नहीं लगाना है। स्ट्रेन लगाने से आपकी जो वेन्स है वो ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर में है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जिन लोगों को पाइल्स नहीं होता उनको भी कभी कभी प्रेगनेंसी में पाइल्स हो जाता है, क्योंकि इतना प्रेशर है वेन्स के ऊपर। तो आप कोई लैक्सेटिव ले लें, कोई ऐसी दवाई ले लें डॉक्टर से मांग के, सिरप्स ले लें जिससे कि आपको स्टूल आराम से हो जाए। बैठने की पोजीशन में जो हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट में बहुत सारी लेडीज़ अब नहीं बैठ पाती हैं, आदत ही छूट गई है, वेस्टर्न टॉयलेट्स की ज़्यादा आदत पड़ गई है। वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने का तरीका है कि आप ऐसे बैठी हैं तो पैरों के नीचे आप स्टूल लगा लें जिससे आपके पैर थोड़े से ऊपर रहें, तो आपको आराम रहेगा। साथ ही आप अपनी नीज़, आप अपनी एल्बोज ऐसे अपने पैरों पे रख सकती हैं जिससे कि आपके एल्बोज को आराम मिले और हल्के से आगे झुके जितना कि आपका पेट अलाउ करे। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगी तो जो आपकी जो रेक्टम वाला एरिया है वो सीधा भी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, आपको आराम भी रहेगा और बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है। बेंडिंग से बात याद आई, आप लोग पूछते हैं मैडम क्या मैं भारी काम कर सकती हूँ? भारी काम तो कोई नहीं पूछता, ये पूछते हैं मैडम आगे झुक के पोछा लगा सकती हूँ, घर के काम कर सकती हूँ? तो मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि आप चलते फिरते रहें, वॉकिंग इज़ वेरी गुड। छोटा मोटा काम करें, ऐसा ना करें कि आपको ऊपर से कुछ उठाना है, आपके हाथों पे प्रेशर आ रहा है या फिर आप पूरी आगे झुक के पोछा लगानी है, आपको खड़े खड़े बर्तन धोने हैं, आपको खड़े खड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, या फिर आपका वॉश एरिया अगर ऊपर है, आपको नीचे ना बैठना पड़े, आपको पेट ना दबाना पड़े, आगे झुक के कपड़े ना धोना पड़े, तो ये सब आप कर सकती हैं। भारी बाल्टी नहीं उठानी है। जब भी आप आगे बेंड करेंगी या फिर इवन नीचे बैठेंगी, हालांकि स्क्वाटिंग पोजीशन हम करवाते हैं, गर्भ संस्कार में कराते हैं जिससे कि आपकी ये वाली मसल्स, आपकी मांसपेशियां थोड़ी लूज हो और डिलीवरी में आराम मिले। लेकिन जब आप पैरों पर प्रेशर डालेंगे तो स्क्वाटिंग में आपको दिक्कत होगी, स्पेशली जिनको आदत नहीं है। तो बेंडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, लैटरल बेंडिंग भी नहीं करनी है, साइड में आगे की तरफ भी नहीं करनी है। उतना ही करें जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे और भारी काम जैसे मेरा पोछा ओछा बिल्कुल ना लगाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मुझसे कई बार पूछते हैं बच्चा कितनी बार घूमना चाहिए? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बच्चा भी इंसान है, बच्चा भी अंदर सोता है। पूरे टाइम आप भी बच्चे को देख नहीं पा रही हैं, फील नहीं कर पा रही हैं, आप काम कर रही हैं, आप कुछ और कर रही हैं, बच्चा मूव कर गया, आपको पता ही नहीं चला। हर मूवमेंट बच्चे का आपको नहीं पता चलेगा, बट मोटी मोटी तौर पे अगर आप रेस्ट कर रही हैं 2 घंटे आपने रेस्ट किया और आप सो नहीं रही हैं, तो आप पेट पे हाथ रखिए। अगर उस 2 घंटे में बच्चे ने 9-10 बार आपको किक कर दिया, दैट इज गुड इनफ, यानी कि 10 मूवमेंट्स इन 2 आवर्स व्हेन यू आर रेस्टिंग। सेकेंडली, अगर आप काम कर रही हैं, रेस्ट नहीं कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो आप पूरे दिन में 12 घंटे मान लो, सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे में अगर बच्चा 10 बार भी आपको फील हो गया घूमता हुआ, तो वो नॉर्मल है। तो ये मोटी मोटी तौर पे जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 10 मूवमेंट्स इन 2 आवर्स व्हेन यू आर रेस्टिंग, 10 मूवमेंट्स इन 12 आवर्स व्हेन द पेशेंट इज नॉट रेस्टिंग, व्हेन शी इज वॉकिंग अराउंड या फिर अपने घर के हाउस होल्ड काम कर रही है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको जानकारी दी है जो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे को पूछते रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, लिख लिख के आपको जवाब देना बहुत मुश्किल है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं। मेरे से पर्सनली ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए, वीडियो या वॉइस कंसल्टेशन के लिए आप वेबसाइट पर जाके पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।